शिवराज सरकार एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं सरकार की इन तैयारियों पर कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चिंटू चौकसी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ चौकसी ने जहरीली शराब की बिक्री के लिए भी शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए एक समीक्षा बैठक बुलवाई थी। उस समीक्षा बैठक में इंदौर को लेकर भी चिंता जताई गई थी। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता चिंटू चौकसी जी। चौकसी जी, इंदौर तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है? देखिए कि देश के लिए बड़ा एक ऐसा समय आया जिसको हम इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा, और ईश्वर करे वो इतिहास कभी दोहराए भी नहीं। पिछले 2020 से लेके 2020 मार्च से लेके अभी तक का जो देश में जो समय गुजरा वो निश्चित रूप से बहुत भयावह, खतरनाक और विकराल था। बहुत ही तकलीफ़देहक था। चाहे वो तकलीफ़ पैसे की हो, रिश्तों नातों की हो, अपनेपन की हो, व्यवस्थाओं की हो, पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी। तो निश्चित ही ये हमारी केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का संपूर्ण रूप से फेल्योर है कि हमारे देश में कोरोना आया क्यों, ये सबको पता है। किस माध्यम से आया ये भी सबको पता है, और हम इसको रोक सकते थे ये भी सबको पता है। लेकिन चूँकि देश की जनता ने तानाशाह लोगों को इतना भर भर के दे दिया कि उनको समझ में नहीं आया कि जनता की तकलीफ़ को हम किस तरह से सुलझाएंगे और ये जो समस्या आने वाली है इसको हम कैसे रोकें। उस समय कांग्रेस के लोग कह रहे थे, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे 12 फरवरी 2020 को कह रहे थे कि जिस तरह से अन्य देशों में कोरोना महामारी फैल रही है, बड़े पैमाने पर फैल रही है, अगर हम हमारे देश के एयरपोर्ट्स लॉकडाउन कर देते या एयरपोर्ट से आने वाले, बाहर से आने वाले लोगों को 15-20 दिन क्वारंटाइन कर देते, तो आज ये हमारे देश ने जो इतनी तकलीफ़ सही है, भयावह तकलीफ़ सही है, असहनीय तकलीफ़ सही है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी तकलीफ़ सही है, उस तकलीफ़ से हम शायद दूर रहते। लेकिन चूँकि हमारे देश में गूंगे बहरों की सरकार है, निरंकुश लोग हैं, अंदर नगरी चौपट राजा है, हमारे देश का शासक हिटलर से भी बड़ा हिटलर है, इसलिए हम आने वाले समय में भी पहली लहर, दूसरी लहर और आने वाली तीसरी लहर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक की सरकारें कुछ अच्छा कर पाएगी। इसमें 100% संदेह है। मेरा मानना है कि जिस तरह से पहली लहर आई वो नहीं आना थी। जिस तरह से पहली लहर के पहले लॉकडाउन में जिस तरह से पलायन हुआ, जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ, कोई आदमी कश्मीर में था, कोई आदमी कन्याकुमारी में था। एक हमारे वार्ड में ही दीदी रहती थी, वो अपने मायके में आई, अपने 2-2, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। वो यूपी की रहने वाली थी। 3 महीने लगातार लॉकडाउन चला। 2-2, 5-5 साल के बच्चे वहीं के वहीं रह गए। माँ यहीं रह रही है, बच्चे वहाँ रो रहे हैं, माँ यहाँ रो रही है। हजारों लोग पैदल, साइकिल पे, बैलगाड़ी पे निकल पड़े अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। ये इसलिए हुआ कि एक आदमी ने कुछ सोचा समझा ही नहीं कि हम 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम दे लोगों को, क्योंकि उस समय महामारी देश में कुछ कर्नाटक के, कुछ बेंगलोर में कुछ चुनिंदा जगह, चुनिंदा केस थे। अगर हम लोगों को मौका देते तो आज हमारी जाने महामारी में भी गई, और महामारी के अलावा लोगों ने तकलीफ में भी जान दी। कहीं ऑटो रिक्शा पलट गया, कहीं साइकिल पलट गई, कहीं पैदल आदमी जा रहा है तो किसी के ऊपर झाड़ गिर गया, किसी के ऊपर गाड़ी गिर गई। इतनी तकलीफ मेरे को नहीं लगता है कि जिस समय हमारे देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ, पार्टीशन के टाइम जो लोग इधर से उधर हुए थे, उसके बाद देश में ये दूसरी बड़ी दुर्घटना है जो नासमझ लोगों के कारण आई, जिसको हम टाल सकते थे, जिसको हम 100% ठीक कर सकते थे। कोरोना की दूसरी लहर में इंदौर में ऐसी कई जगह पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले थे। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी हुई थी। हॉस्पिटलों ने लाखों के बिल भी वसूले थे।
परंतु उस वक्त भी प्रशासन ने छोटे मोटे अस्पतालों को कुछ दिनों के लिए सील किया था। क्या लगता है आपको ये सब विसंगतियाँ तीसरी लहर में दूर हो पाएगी? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपने जिलाधीशों के माध्यम से पैसे कमाने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता है। आज अगर रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार दोषी है। क्या आवश्यकता थी कि आपने नेता लोगों को इंजेक्शन दे दिए? भाई, प्रशासन के माध्यम से इंजेक्शन अस्पताल में पहुंचते और जिन लोगों को जेन्युइनली आवश्यकता है उन लोगों को ये इंजेक्शन रेट टू रेट उपलब्ध कराए जाते हैं। भाई, मैं मान रहा हूं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उस कमी के बावजूद भी अगर 10 लोगों को इंजेक्शन लग रहे और हमारे पास 4 इंजेक्शन थे तो 4 लोगों को भी 1600 का इंजेक्शन 35,000 में क्यों मिला? ये सोचने योग्य बात है। अगर ये नेताओं के हाथ में कमांड नहीं जाती, ये इंजेक्शन अगर नेताओं के हाथ में नहीं जाते, मैं बोल रहा हूँ नेताओं ने नहीं बेचे, लेकिन नेताओं के पट्टों ने बेच दिए। अल्टीमेटली व्यवस्थाएं हमने खराब करी। मेरा ऐसा है कि अगर समझदार मुख्यमंत्री होता मध्य प्रदेश का तो हर अस्पताल के बाहर शासन की एक कैनोपी लगी होती। शासन के 2 लोग बैठे हुए थे, ना ऑक्सीजन ना तो बेड की कमी होती, ना बेड 2000 का बेड 20 से 25,000 30,000 35,000 में जाता, ना ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती कि 6,000 का सिलेंडर 30,000 रुपये में बिका है, वो भी नॉन रिफंडेबल, कि भाई ये ले जाओ, आप रिफंड नहीं होगा, आप सिलेंडर अपने घर में रखो। क्या करेगा आदमी सिलेंडर का? लेकिन मजबूरी थी। इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा शासन, इतने सारे शासकीय लोग, अगर हम ईमानदारी से सोच लें तो इंदौर शहर के किसी मंदिर में से किसी चप्पल चुराने की वो औकात नहीं है, अगर प्रशासन सोच ले तो। लेकिन ये सरकार का पूर्ण रूप से फेलियर है कि 2000 का बेड 20,000 25,000 30,000 में मिला, 5,000 का सिलेंडर 30,000 में मिला, रेमडेसिविर की लपक के कालाबाजारी हुई, लोग अपने लोगों को रेमडेसिविर दिलवा नहीं पाए, लोगों की जाने गई। इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी तो सिर्फ और सिर्फ ये शिवराज सिंह की नपुंसक सरकार है, इन लोगों का फेलियर है। लेकिन इन लोगों ने तो सबको पता है कि पूरे प्रदेश में किस तरह से इनने जिला प्रशासन के माध्यम से पैसा ठोका, पैसा कमाया, गलत लोगों को काम करने की अनुमतियां दी और लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया शिवराज सिंह की झोली में जाके डाला। संपूर्ण रूप से इसके लिए दोषी मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों ने जान गंवाई थी। अब इंदौर प्रशासन का ये कहना है कि कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर्स लगा दी गई हैं, परंतु इंदौर की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतने ऑक्सीजन जनरेटर काफ़ी है? बिल्कुल ना काफ़ी है। ईश्वर करे कोई लहर मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं आए, लेकिन अगर कोई महामारी आई तो हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। आई तो उसको संभालना कैसे? व्यवस्था संभालने के लिए आज फिर हमारे पास कुछ नहीं है। बात हुई थी कि हर अस्पताल वालों को हम ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंदौर शहर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में किसी भी मालिक को आपने इतना प्रेशराइज कराया, उसको सरकार के माध्यम से सुविधा दी कि वो अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा पाए। कहीं भी ऐसा किसी अस्पताल में कोई 2-4 जगह चल रहा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी संख्या में जितने अस्पतालों ने कोविड का इलाज करा था उसमें 90-95% अस्पतालों में किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था ना हुई है, ना चालू हुई है, ना मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में होगा। तो ये कमी तो वहीं की वहीं बरकरार है। ईश्वर की कृपा है कि अभी मध्य प्रदेश हमारा इस बीमारी से बचा हुआ है और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि हमेशा बचा रहे। लेकिन अगर हम सरकार के भरोसे की बात करते हैं, सरकार की कार्यशैली की बात करें या सरकार के कामकाज करने के तरीके की बात करें तो कुछ भी नहीं है सरकार का। वो तो सिर्फ अभी चुनाव में लगी हुई है कि उपचुनाव कैसे जीतना है, यूपी में किन लोगों को पहुंचाना है, पंजाब में किन लोगों को पहुंचाना है, मंडल कमंडल में किसको सेट करना है। और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लोग जिनके कारण बीजेपी यहाँ तक आई, उन लोगों को साइड लाइन करते हुए जिन गद्दारों ने सरकार गिराई है, जो दल बदलू लोग सरकार छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में, उन लोगों को ओबलाइज करने में लगे हुए हैं ताकि इनकी जो रोज की कमाई है, जो इनका गोरख धंधा चल रहा है पैसे कमाने का, वो चाहे रेत के माध्यम से हो, चाहे शराब के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे ट्रांसफर्स के माध्यम से हो, वो धंधा इनका चलता रहे और इनकी पार्टी मजबूत रहे। जनता जाए
भाड़ में। एक चीज, ये वर्षों से सरकार अनाज दे रही है, राशन की दुकान से पहले वो अपना घासलेट से लेके सारी सुविधाएं वर्षों से मिलती जा रही है। अनाज भी दिया तो कैसा? अरे आप भैया देना है तो किसी को अस्पताल की फीस माफ करो, आधी कराओ, 25% कराओ। बिजली के बिल जो सामान्य रूप से 2-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं उसको 100-200 रुपये करो। पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, लपक के आपने, उसको कम करो। राहत देना है तो खाद्यान्न सामग्री में दो, राहत देना है तो नौकरी धंधे में दो, व्यापार व्यवसाय में दो। क्या होगा 5 किलो अनाज से और क्या होगा उत्सव मनाने से? क्या आदमी को जलील करना चाह रहे हो 5 किलो अनाज के लिए कि देखो भैया कुछ आदमी, इतना संकट का समय है कि आदमी मुंह पे मास्क लगा के, रुमाल लगा के राशन की दुकान पे जाता और राशन ले लेता मजबूरी में, जिनको जो कभी नहीं गए वो भी ले रहे। तो आप क्या आदमी को जलील करना चाह रहे हो? आदमी को बेइज्जत करना चाह रहे हो 5 किलो अनाज के लिए कि उसके लिए आप बैंड बाजा लगा के जितने का अनाज नहीं दिया उससे ज़्यादा तो आपने बैंड बाजे में और होर्डिंग पोस्टर में पैसे खराब कर दिए। कमलनाथ जी की सरकार में इंदौर शहर को होर्डिंग मुक्त करने का संकल्प लिया था कांग्रेस की सरकार ने, और दिशा में ताकत से काम चल रहा था। आज वही स्थिति वापस हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे शहर को होर्डिंग पर पोस्टर लगा के बदरंग कर रहे हैं। मैं नगर निगम कमिश्नर से मांग भी करता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो शहर को बदरंग और बेकार करने, बदसूरत करने के लिए जो होर्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं वो भी तुरंत हटाए। इंदौर में इन दिनों क्राइम रेट काफ़ी बढ़ रहा है। सरेरात दिन दहाड़े शराब माफियाओं के बीच में गोलीकांड को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं जहरीली शराब के पीने के चलते भी इंदौर के कई ऐसे वासी हैं जिन्होंने अपनी की जान गंवाई है। क्या लगता है आपको, आखिर क्या कारण है जो इंदौर में क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है? वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा था कि गोलीकांड के आरोपियों के अवैध मकान ध्वस्त किए जाएंगे, परंतु अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार थी जब, तो या तो मध्य प्रदेश से गुंडे अपना क्षेत्र बदल चुके थे, दूसरी स्टेट में जा चुके थे, या फिर लोगों ने अपने घर बैठना ही ठीक समझा था कि भाई कमलनाथ जी की सरकार है, अब यहाँ किसी प्रकार के काले और गोरख धंधे नहीं चलेंगे। सरकार चेंज हुई, अब आप देख रहे हैं पूरे शहर में अतिक्रमण का बोलबाला है। जिन रोडों पे अतिक्रमण मुक्त कर दिया था कमलनाथ जी ने, वापस वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अपने नेताओं ने अपने पट्टों को सब गुंटे लगा के इंदौर जैसे अच्छे शहर को, जो इंदौर की जनता की जागरूकता के कारण इंदौर शहर नंबर 1 आया, वापस से उसको बदसूरत और बदहाल करने में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। बात करें हम जहरीली शराब की, तो शराब बिकती किसके माध्यम से? भाई इंदौर शहर में अगर या मध्य प्रदेश में कहीं भी शराब बिक रही है और जितने भी काले धंधे हो रहे हैं वो सब के सब पुलिस की निगरानी में होते हैं। पुलिस अगर चाहे, मैं फिर बोला, पुलिस और प्रशासन चाहे तो किसी मंदिर से चप्पल चुराने की भी किसी की हिम्मत नहीं हो, तो जहरीली शराब या अवैध शराब बेचने का तो प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए आज अगर ये जहरीली शराब बिक रही है या अवैध शराब बिक रही है या ये लोगों की जाने जा रही है इसके कारण, तो उसके लिए ये निरंकुश सरकार है। सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है, अधिकारियों को सिर्फ पैसे से मतलब है, सब चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक चीज़ से लेना देना है कि उनकी जेब में माल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन मरेगा, कौन जाएगा, किसका क्या होगा, इससे कोई लीजो दीजो इस सरकार का और इस पार्टी के लोगों का नहीं है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता चिंटू चोकसे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कि ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवाई थी। वहीं तीसरी लहर के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए ताकि इंदौर की जनता है वो सफ़र नहीं करे। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।